अभी हाल ही में भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नियमों को अधिसूचित किया है और जिससे दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित होने के 4 साल बाद इसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। और आप लोगों ने सुना होगा कि CAA लागू हो चुका है। जो नागरिकता संशोधन कानून है ये लागू हो चुका है। आखिर इसमें ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी अपने तरफ हैं, जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं उनकी अपने तरफ हैं। और आप देखिए राजनीतिक पार्टियां भी कुछ इसका विरोध कर रही हैं, उनकी क्या चिंताएं हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए नियम क्या है उन नियमों पर भी हम लोग बात करेंगे। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का जो है इसे भी देखेंगे। और देखिए अधिनियम की और विधेयक की बात कर लेता हूँ। आपको बता दूं कि देखिए जब कोई प्रस्ताव राज्यसभा लोकसभा में लाया जाता है तो उसे आप लोग बिल या विधेयक कहते हैं। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कानून बन चुका है। और हमारे संविधान में नागरिकता का प्रावधान कहाँ रखा गया है, कौन से अनुच्छेदों में बात की गई है, उन अनुच्छेदों आर्टिकल्स को भी हम लोग देखेंगे। और CA को लेकर जो चिंताएं हैं वो चिंताएं क्या है उन्हें भी हम लोग जानेंगे। और मुझे लगता है कि एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं और जिससे आपके हर सवाल का जवाब बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ देखिए एक बार आप लोग लिख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखेंगे ये आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, ये अफगानिस्तान है, ये बांग्लादेश है। इनकी चर्चाएं होंगी इसलिए हम लोग इनके बारे में देख रहे हैं। देखिए ये आपका पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। और अफगानिस्तान से देखिए लद्दाख वाले जो POK वाला हिस्सा ना पाकिस्तान कब्जा किए बैठा हुआ है, इसकी सीमा लगती है। और बांग्लादेश से आप देखें तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है। ये 1971 में आज़ाद हुआ था बांग्लादेश, पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान भी तो पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे, 1947 में हम लोगों से अलग हो गए थे। तो CAA 2019 एक भारतीय कानून है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान से 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, इसमें आप देखते हैं हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई से संबंधित प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है। अब इस कानून में देखिए इन धर्मों के नाम दिए गए हैं। इसमें केवल इतना नहीं लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं इन्हें नागरिकता देने की बात कही जाएगी। इस कानून में कहा गया कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी जो ईसाई से संबंधित प्रवासी हैं इन्हें भारतीय नागरिकता देने का मार्ग इसमें इस कानून के तहत दिया जाएगा। और इसीलिए बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं कि इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है, मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब सरकार कह रही कि जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये मुस्लिम बहुल देश है तो मुस्लिमों को यहाँ कोई समस्या नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए नियम क्या है? तो ऐतिहासिक संदर्भ, सरकार ने शरणार्थियों की दुर्दशा को दूर करने के लिए पहले भी कई कदम उठाए और जिसमें वर्ष 2004 में नागरिकता नियमों में संशोधन, 2014, 2015, 2016, 2018 में भी की गई अधिसूचनाएं भी शामिल हैं। CAA नियम 2024, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन प्रक्रिया का आधार है। भारतीय नागरिकता हेतु पात्र होने के लिए आवेदक को अपनी राष्ट्रीयता, धर्म, भारत में प्रवेश की तिथि और भारतीय भाषा में किसी एक में दक्षता का प्रमाण देना होगा। मूल देश का प्रमाण पत्र, तो लचीली आवश्यकताएं विभिन्न दस्तावेजों की अनुमति देती हैं जिनमें जन्म अथवा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान दस्तावेज, लाइसेंस, भूमि रिकॉर्ड अथवा उल्लिखित देशों की नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई भी दस्तावेज शामिल है। भारत में प्रवेश की तिथि, तो आवेदक भारत में प्रवेश के प्रमाण के रूप में 20 अलग अलग दस्तावेज प्रदान कर सकता है जिनमें वीजा है, आवासीय परमिट हो, जनगणना पर्चियां हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, सरकारी अथवा न्यायालयी पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, बहुत कुछ शामिल है इसमें। और नियमों के क्रियान्वयन के लिए तंत्र क्या है? तो गृह मंत्रालय ने CAA के अंतर्गत नागरिकता आवेदनों को संसाधित करने का काम केंद्र सरकार के तहत डाक विभाग एवं जनगणना अधिकारियों को सौंपा है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB जैसी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पृष्ठभूमि एवं सुरक्षा जांच की जाएगी और आवेदनों पर अंतिम निर्णय
प्रत्येक राज्य में निदेशक जनगणना संचालन के नेतृत्व वाली सशक्त समितियों द्वारा किया जाएगा। और इन समितियों में इंटेलिजेंस ब्यूरो, पोस्ट मास्टर जनरल, राज्य अथवा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं राज्य सरकार के गृह विभाग के साथ ही मंडल रेलवे प्रबंधन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। डाक विभाग के अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां आवेदनों की जांच करेंगी और जिसमें जिला कलेक्टर कार्यालय का एक प्रतिनिधि आमंत्रित सदस्य होगा। आवेदनों का प्रसंस्करण तो आप देखेंगे कि केंद्र द्वारा स्थापित अधिकार प्राप्त समिति, जिला स्तरीय समिति राज्य नियंत्रण को दरकिनार करते हुए नागरिकता आवेदनों पर कार्रवाई करेगी। डीएलसी आवेदन प्राप्त करेगा और अंतिम निर्णय निदेशक जनगणना संचालन की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाएगा। अब बात आती है कि आखिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है। तो भारत में नागरिकता एक व्यक्ति तथा राज्य के बीच कानूनी स्थिति और संबंध है जिसमें विशिष्ट अधिकार एवं कर्तव्य शामिल होते हैं। भारत में नागरिकता संविधान के अंतर्गत संघ सूची में सूचीबद्ध है। इस प्रकार यह संसद के विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ये संघ सूची का विषय है, याद रखिएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि राज्य तो जो कह रहे हैं ना, ये फर्जी तरीके से कह रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ममता बनर्जी कह रही है ना कि हम अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे। तमिलनाडु में कहा जा रहा है, केरल में कहा जा रहा है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि नागरिकता किसका विषय है, संघ सूची का। और संघ सूची पर कौन कानून बना सकता है, केंद्र सरकार, संघ सरकार। तो ये बात याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए पात्र लोगों की श्रेणियां स्थापित की हैं और इसने संसद को नागरिकता के अतिरिक्त पहलुओं जैसे अनुदान तथा अपरिग्रह को विनियमित करने का अधिकार भी प्रदान किया है। इस अधिकार के अंतर्गत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया है। अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि भारत में नागरिकता 5 तरीकों से हासिल की जा सकती है। भारत में आप देखिए जन्म से, वंश द्वारा, पंजीकरण के माध्यम से, प्राक्तीकरण, भारत में विस्तारित निवास द्वारा और भारत में क्षेत्र को शामिल करके। राजदूतों के लिए भारत में जन्मे बच्चे केवल देश में उनके जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता हेतु पात्र नहीं होते हैं। अब देखिए अनुच्छेद है भाग 2 को, अगर आप लोग संविधान के भाग 2 को पढ़ेंगे तो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, ये संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को लोग जो गए प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात करता है, वे वापसी आए फिर। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। और आप देखेंगे कि अनुच्छेद 10 नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, ये शामिल है। ये अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा आप लोग। ये आप देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में 2019 में संशोधन किया गया था। और संशोधन के तहत 31 दिसंबर 2014 को भारत में आकर रहने वाले और अपने मूल देश में धार्मिक उत्पीड़न, भय या फिर धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले प्रवासियों को त्वरित नागरिकता के लिए पात्र बनाया जाएगा। ये आप देखिए 31 दिसंबर 2014 डेट रखी गई है यहाँ तक। और ये अच्छे समुदाय के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है जो अवैध रूप से देश में प्रवेश करने तथा समाप्त वीजा एवं परमिट पर रहने के लिए सजा निर्दिष्ट करता है। और देखिए जो CA 2019 है, ये किसी की नागरिकता नहीं छीनता है, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन NRC और CA को जब जोड़ देते हैं, इन दोनों को संबंध में ले लेते हैं, तब आप देखते हैं कि परेशानी खड़ी होती है। अब आप कहोगे कि NRC क्या है, तो आप देखिए कि मैं बात कर रहा हूँ NRC का, यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। और NRC की शुरुआत असम से हुई थी। अब कहा जा रहा है कि NRC जब लागू हो जाएगा तो आप देखिए क्या होगा कि जो वैध भारतीय होंगे उनकी नागरिकता पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म के हो। लेकिन NRC लागू होने के बाद जो बाहरी देशों के होंगे, अवैध प्रवासी होंगे, जो अवैध तरीके से भारत में आए हुए हैं। और एक रिपोर्ट कहती है कि आप देखिए असम में 19-20 लाख लोग देखने को मिलेंगे बाहरी देशों से भर आए हैं। खासकर आप देखिए बांग्लादेश से। रोहिंग्या आप देखते हैं कि म्यांमार से घुसकर आ गए भारत में। तो इनका क्या होगा,
अब आप देखिए इनमें जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई होंगे उन्हें तो सीए 2019 के तहत नागरिकता मिल जाएगी आसानी से, लेकिन जो मुस्लिम होंगे उसमें उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। इसी का विरोध किया जा रहा है और यही चिंता का कारण भी बना हुआ है जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका। ठीक है, अब रियायत की बात करें तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदक को पिछले 12 महीनों से लगातार और साथ ही पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में ही रहा होना चाहिए। वर्ष 2019 के संशोधन निर्दिष्ट 6 धर्मों उपयुक्त तीनों देशों से संबंधित आवेदकों के लिए भारत में 11 वर्ष रहने की शर्त को 6 वर्ष करता है। यानी कि कहा जा रहा है यहाँ की मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। छूट तो सीए भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत उल्लिखित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं, जनजातीय क्षेत्र। और इसके अतिरिक्त इनर लाइन परमिट सिस्टम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी सीएए से छूट दी गई है। अब आप कहोगे कि इनर लाइन परमिट क्या है? तो दरअसल इनर लाइन परमिट पूर्वोत्तर में आदिवासी आबादी वाली पहाड़ी क्षेत्रों को मैदानी इलाकों से अलग करता है और इसके मुताबिक इन क्षेत्रों में जाने और रहने के लिए अन्य क्षेत्रों के भारतीय नागरिकों को इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। और इनर लाइन की अवधारणा पूर्वोत्तर की आदिवासी बहुल पहाड़ियों के को मैदानी इलाकों से अलग करती है और यह पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवेश करने तथा निवास करने के लिए अन्य क्षेत्रों के भारतीय नागरिकों को इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। और वर्तमान में इनर लाइन परमिट भारतीय नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों की अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड की यात्रा को नियंत्रित करता है। इस बहिष्कार का उद्देश्य आप देखें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आदिवासी और स्वदेशी समुदायों के हितों की रक्षा करना है। यह सुनिश्चित करना है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले सीए 2019 के प्रावधानों के तहत नागरिकता नहीं मांग सकते हैं। अब सीए 2019 से संबंधित चिंताएं देख लीजिए। एक तो संवैधानिक चुनौती, तो आलोचकों का तर्क है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है जो कानून के समक्ष समानता की अधिकार की गारंटी देता है, धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है और सीए में धर्म के आधार पर नागरिकता देने के प्रावधान को भेदभावपूर्ण माना जाता है। जो आलोचक हैं जो इसकी आप देखते हैं कि क्या करें, इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 करता है किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा धार्मिक आधार पर, ना ही किसी आधार पर। तो आप देखते हैं फिर इन लोगों के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है। मताधिकार से वंचित होने की संभावना, सीए को अक्सर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से जोड़ा जाता है जो अवैध अप्रवासियों की पहचान करने हेतु प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी अभ्यास है। आलोचकों को डर है कि सीए और दोषपूर्ण एनआरसी का संयोजन कई नागरिकों को मताधिकार से वंचित कर सकता है जो अपने दस्तावेज साबित करने में असमर्थ हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि जो असम में लगभग 20 लाख के करीब बाहरी लोग हैं जो बाहरी देश के हैं, हमारे देश के नहीं, भारतीय नहीं है, उन्हें आप देखते हैं कि वोट देने का अधिकार मिल चुका है। तो अब एनआरसी लागू हो गई, सीए लागू होगा, तो आप देखिए जिन्हें नागरिकता मिल जाएगी उन्हें तो वोट देने का अधिकार रहेगा, लेकिन जो लोग बाहर हो जाएंगे उनके वोट देने का अधिकार छिन जाएगा और जिन पार्टियों को वो वोट मिलता होगा वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगस्त 2019 में जारी असम एनआरसी के अंतिम मसौदे से 19.06 लाख से अधिक लोगों को बाहर कर दिया गया था। समझ सकते हैं असम समझौते पर प्रभाव। अब फिर ये भी लोग कह रहे हैं कि इतने लोगों को कहाँ डाला जाएगा, कहाँ निकाला जाएगा। असम समझौते 1985 के साथ सीए की अनुकूलता को लेकर एक विशेष चिंता है। समझौते ने असम में नागरिकता निर्धारित करने के लिए मानदंड स्थापित किए और आप देखते हैं कि जिसमें निवास हेतु विशेष कट ऑफ तारीख भी शामिल है थी और सीए में नागरिकता देने के लिए अलग समय सीमा का प्रावधान असम समझौते के प्रावधानों के साथ टकराव पैदा कर सकता है और जिससे कानूनी और राजनीतिक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। पंथ निरपेक्षता और सामाजिक एकजुटता, तो सीए के तहत धर्म को नागरिकता पात्रता के मानदंड के रूप में प्रदर्शित किया गया जो भारत में आप देखिए पंथ निरपेक्षता, सामाजिक एकजुटता पर इसके प्रभाव के संबंध में व्यापक चिंताएं उत्पन्न करता है। आलोचकों का तर्क है कि कुछ धार्मिक समुदायों को अन्य समुदायों की तुलना में विशेष अधिकार प्रदान करने से भारत के गठन से संबंधित पंथ निरपेक्ष सिद्धांत प्रभावित हो सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। कुछ धार्मिक समुदायों का बहिष्कार, तो सीएए इससे संबंधित बात के नियमों में अपने मूल देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए कुछ धार्मिक समुदाय जैसे श्रीलंकाई, तमिल, तिब्बती बौद्ध का अपवर्जन शामिल न करना किया गया जो एक चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय, पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थी हैं, इन्होंने सीए के नियमों का स्वागत किया है। यह अधिसूचना मतुआ समुदाय के संस्थापक
हरिचंद ठाकुर की जयंती के साथ मिल खाती है, जिनका जन्म वर्ष 1812 में वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। इन्हें नागरिकता मिल जाएगी। तो यही कहानी है। अब देखते हैं आप लोग क्या सोचते हैं। आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ठीक है।